नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित कुमार उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका परीक्षागंज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, हम वाईक्यू जो सॉल्व कर रहे हैं यूपी टेट के एग्जाम के लिए प्राइमरी मैथ्स को, आज हम 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। आप सबसे ये मेरा विनम्र आग्रह है कि आप कृपया परीक्षागंज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे हमारी वीडियो जब कभी भी अपलोड हो आपके पास ये सूचना पहुंच जाए कि कोई वीडियो आ गई। दोस्तों, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं और जैसे जैसे आप मोटिवेट करते जाएंगे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने रखेंगे। और याद आ रही है मुझे लाइनें कि आपके बिना हम कैसे अधूरे हैं, कि आप दूसरे पैर हैं हमारे। तो किसी ने क्या खूब लिखा था वसीम बरेलवी ने कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, तो और बात है। आइए हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2019 देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। आयत की लंबाई में 60%, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन कि 60% उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो सीधी सीधी बात है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो जानते होंगे 60% को हम 60/100 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, यानी 60% को हम 3/5 लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि लेंथ में 60% की बढ़ोतरी कर दे रहा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर हमारी लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर हमारी लेंथ पहले ये ओरिजिनल लेंथ है और 3 बढ़ोतरी हो गई, तो मान लीजिए अगर ओरिजिनल 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 और ये यहां लिखते हैं फाइनल, फाइनल यानी अंतिम बढ़ोतरी के बाद। ओरिजिनल लेंथ अगर हमारी 5 है, ये ओरिजिनल, तो इसमें 3 वृद्धि करने पे कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, जब कभी भी ऐसा आए तो आप सीधे सीधे करिएगा, जो उसकी चौड़ाई है उसको इसका अपोजिट कर दीजिए, 8 से 5 कर दीजिए। अब देखिएगा सीधा सीधा देखिए, क्योंकि तब एरिया क्या होता है? L इंटू बी। देखिएगा ओरिजिनल भी 40 है और फाइनल भी 40 है। ये दिया हुआ है 5 से 8 हमने कर दिया, 60% बढ़ोतरी कर दी, तो ब्रेक को 8 से 5 करना पड़ेगा तभी 40 आएगा। तो हमने क्या किया, चौड़ाई को 8 से 5 कर दिया। तो यही बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कमी करें। तो प्रतिशत जो कमी है वो क्या होगी? 100 इंटू जो कमी, कितनी कमी की गई है? 8 से 5 किया गया, 3। तुलना किससे की गई है? 8 से। ओरिजिनल क्या था हमारा? 8 था। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, 8 आएगा, ये आएगा 37 सही 1/2%। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गए? इज इट क्लियर? तो हम 5 से 8 किया तो कभी भी क्षेत्रफल में कमी ना आए, इसके लिए हम सीधे उसका अपोजिट करेंगे, 8 से 5 कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे हम चलते हैं। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की, देखिए संख्यात्मक रूप से बोल रहा है, यहां इकाई की बात नहीं की है। ठीक है, योग के बराबर है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात याद रखिएगा, भुजाएं कितनी होती है घन में? तो आपको याद रखना होगा, अगर घन की बात करें, क्यूब की बात करें, तो इसमें शीर्ष, वर्टेक्स और किनारे, जिनको भुजाएं भी बोलते हैं, किनारे जिनको हम लोग भुजाएं भी बोलते हैं, भुजा, एजेस, ये कितनी होती हैं? और फलक, फलक मतलब फेस, ये कितना होता है? तो फेस आपको मालूम है कितनी दीवार होती है? रूफ टॉप और चारों दीवार कितनी हो गई? 4 2 6। किनारे कितने होते? देखिए वर्टेक्स कितने होते हैं? सबको गिन लीजिए, 4 ऊपर 4 नीचे, 8। भुजाएं कितनी होती हैं? तो याद रखिए, जैसे हम कमरे की ये बात करें तो कमरे में जब आप देखते हैं तो ये भी मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो नीचे 4 भुजाएं होंगी, ऊपर 4 भुजाएं होंगी, और जो दीवारें कनेक्ट कर रही हैं 1 2 3 चारों कोनों में, तो 4 4 8 और 4 12, 12 होंगी भुजाएं। उसी की बात कर रहे हैं। और एक बात, यूलर्स लॉ के अनुसार कभी भी एक क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करिएगा कि v प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। इसको याद रखिएगा। जहां ये वर्टेक्स है किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर के लिए, ये वर्टेक्स हो गया, ये फेस फलक हो गया, ये एज हो गया, और ये हो गया प्लस 2। यानी देखिए यहां 8 प्लस 6 इक्वल टू 12 प्लस 2, देखिए बराबर। ये कभी भी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। v प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस 2 कभी भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भुजाओं की बात हो रही है, कितनी भुजाएं हैं? 12 भुजाएं हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है? घन का आयतन कितना होता है? एक क्यूब इक्वल टू भुजाओं, उसकी भुजाएं कितनी टोटल है? 12, 12
ए, इतनी बात हो रही है। अगर एक भुजा की लंबाई ए मानते हैं तो घन का आयतन कितना होगा ए क्यूब, और 12 भुजाएं हैं, प्रत्येक की लंबाई ए है, तो 12 ए के बराबर होगा। ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 12, तो हमारा आंसर हो गया 72। बात क्लियर हो गई? ये हमारा आंसर हो जाएगा 72। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। इस फार्मूले को, यूलर्स लॉ को याद रखिएगा, काम आएगा आपके। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2018 में अमित का वेतन है, ठीक है, 2018 में कितना वेतन है? 1,26,500, ठीक है, और कह रहा है कि 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष, पहले वर्ष कितना बढ़ रहा है? 10%, दूसरे वर्ष कितना बढ़ रहा है? 15%, तो बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। यानी 2018 में जो ये वेतन पहुंचा है वो 2016 से 2017 में 10% बढ़ के 2017 से 2018 में 15% बढ़ के हुआ है। तो हम मान लें कि 2016 में उसका वेतन कितना था? हम वेतन की बात कर रहे हैं, एक्स था, तो हम मान लें कि एक्स। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं किसी वस्तु का मूल्य 12 रुपया है और उसमें 20% बढ़ोतरी कर दी गई, अब उसका मूल्य क्या होगा? तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, 12 प्लस 12 गुणे 10/100, यानी जो था वो जो वृद्धि हुई, या फिर क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 12 का 100 10%, अगर 10% बढ़ोतरी हुई, ये भी लिख सकते हैं। तो वही बात है, अगर x है तो वृद्धि कितनी हो रही है पहले वर्ष 2016 से 2017? 10%, तो हम 10% ऐड करने की बजाय 110% मान लेंगे। क्लियर बात हो गई? तो ये हो जाएगा। देखिएगा, एक बात और याद रखिए, इससे भी शार्ट हम जा सकते हैं। जैसे 10% है, इसको 1/10 लिखते हैं, तो या तो 1 + 1/10 करें, या फिर इसको 10 की 11/10 कर दें, ये भी चल जाएगा। तो हम यहां पे कर देते हैं 11/10। अगली साल 15% हुई, 15% को यहां निकालने, देखिएगा 15/100, 15/100, 5 या 15, 20, यानी ये 23/20 हो गया। क्लियर हो गया? ये वैल्यू 23/20 के बराबर है, और ये सारा इक्वल है 126,500 के। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 126,500, ये दोनों उधर जाएगा, 10 × 20 डिवाइडेड बाई 11 × 23। ठीक है, इसे हम लोग डिवाइड कर लें, क्या होगा? 1 और 6, तो 11 में 11 5 11, और 23 5 115। ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों 10, तो ये हो जाएगा 1 लाख के बराबर। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, शॉर्टकट जब भी हम करते हैं, जैसे अगर हमें 2016 से आगे जाना था तो हम 11/10 23 बटा, अगर पीछे आना रहता है ठीक उसका उल्टा कर सकते थे, तो डायरेक्ट भी हो सकता था। कैसे? अगर 126,500 है, हम ये तो 11/10 की जगह हम 10/11 रख लेते। ठीक है, और आगे ये 23/20 जो था उसकी जगह हम 20/23 रख लेते डायरेक्ट आने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? जैसे 2016 से 2018 की तरफ जाते हैं तब ऐसे जाएंगे, अगर पहले आना रहता तो हम उसका अपोजिट ऐसे कर लेते। इतनी बात क्लियर हो गई? शॉर्टकट जानने के लिए था। आगे 1 मिनट, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समय पर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब इसको कर लेंगे। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है भाई, महत्तम समापवर्तक है 6, एलसीएम है 432, पहला नंबर है 48, तो दूसरा क्या होगा? सेकंड। ठीक है, तो इससे 6 से 8 और 8 से ये कट गया, 8 25 40 और 8 जो का 32, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या आया? 54। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं बोला हूं आपको कैलेंडर की क्लास एक पक्का दूंगा। देखिएगा, इसमें बोला है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार, तीसरा यानी थर्ड जो है फ्राइडे जो है वो पड़ता है 16 तारीख को। ठीक है, तो अब पूछ रहा है फोर्थ ट्यूसडे यानी मंगलवार के बारे में बात किया है। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो देखिए, कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। जैसे मैं अगर कह दूं क्या ये वास्तविकता है कि 26 तारीख है, और 26 तारीख को कौन सा दिन है? तो आज है फ्राइडे, तो 7 दिन पहले 26 में 7 जाए 19 को फ्राइडे पड़ा होगा, फिर उसके 7 दिन पहले 19 में से 7 जाए 12, 12 को फ्राइडे पड़ा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी 7 दिन पे ये चीजें रिपीट होती हैं। तो देखिए, तो पहला ट्यूसडे निकालेंगे तभी तो हम फोर्थ ट्यूसडे पे पहुंच पाएंगे उस महीने के। तो देखिएगा, हमें दिया है थर्ड फ्राइडे है 16 को। ठीक है,
तो पहला फ्राइडे कब पड़ा होगा देखिएगा, या तो ऐसे कर लें, सेकंड जो है सेकंड फ्राइडे पड़ा होगा 9 दिन पहले, कब 7 को पड़ा होगा। अच्छा फर्स्ट कब पड़ा होगा, ये पड़ा होगा 9 को, सॉरी, और 9 में से 2 को पड़ा होगा, ठीक है। 2 तारीख को पहला फ्राइडे, या तो 16 से यहां आना है तो सीधे 14 दिन कम करेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते में 2 बार 14 रिपीट हो जाएगा, तो ऐसे भी आ सकते हैं। तो पहला ट्यूसडे कब पड़ा होगा, तो देखिए फ्राइडे से ट्यूसडे कितना दिन पहले पड़ता है, कितना दिन बाद पड़ता है, तो देखिए ये गिनना आसान है कि फ्राइडे से पहले थर्सडे, फिर 2 दिन पहले हमें मिल जाता है क्या, हमें मिल जाता है आपका ट्यूसडे मिल जाता है, ठीक है, 2 दिन पहले, तो 5 दिन बाद ही चले जाते हैं, सेम बात हो गई। तो देखिए अगर 2 को फ्राइडे हुआ तो 3 को होगा सैटरडे, 4 को संडे, 5 को मंडे और 6 को होगा ट्यूसडे। तो पहला ट्यूसडे पड़ा 6 को, तो चौथा कब पड़ेगा, अगला 13 को पड़ेगा सेकंड वाला, और उसका 20 को, 13 7 20, फिर 27 को पड़ेगा हमारा चौथा। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। तो एक बात इसमें याद रखिएगा, हम सीधे सीधे कैसे पहुंचेंगे, एकदम शार्ट में कैसे पहुंचेंगे। अगर 16 तारीख को शुक्रवार पड़ा है तीसरा, तो पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, तो इसके लिए 14 दिन पहले पड़ेगा, 2 हफ्ते, तो यानी 2 को हमारा हो गया फ्राइडे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा ट्यूसडे कब पहला पड़ेगा, तो देखिए हम यहां से निकाले हैं 5, ठीक है, 6 को हमारा पड़ेगा ट्यूसडे पहला, तो चौथा कब पड़ेगा, तो चौथे के लिए कितने दिन बाद जाएंगे, 21 दिन बाद जाएंगे, यानी पहला तो पड़ेगा फिर 3 हफ्ते बाद, तो प्लस 21, तो ये आएगा 27। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया और ऐसे आपको बता दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, देखिए प्रिज्म क्या होता है भाई, प्रिज्म ये होता है कि 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसका बेस, यानी हम कह सकते हैं जिसकी फर्श और जिसका टॉप, यानी रूफ, जिसे छत बोल सकते हैं, जिसका फर्श और छत का स्ट्रक्चर जो हो वो सेम पॉलीगन हो, ठीक है। अगर नीचे त्रिभुज है तो ऊपर भी त्रिभुज होगा, अगर नीचे चतुर्भुज है तो ऊपर भी चतुर्भुज होगा, और उसको हमारी फलकें एक जोड़े, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। जैसे, और वही पिरामिड क्या होता है, पिरामिड का बेस कोई भी आकृति हो और उन आकृतियों से जो फलक निकल रहे हैं वो जाके किसी एक शीर्ष पे जाकर मिल जाएं। जैसे क्या हम ये बोल सकते हैं कि जिस कमरे में हम रहते हैं वो नॉर्मली घनाभ के होता है या घन होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि घन भी एक प्रकार का प्रिज्म है। क्यों, क्योंकि इसका देखिए बॉटम क्या है, हमारा जो फ्लोर है वो जो है चतुर्भुज होता है, हमारा जो छत क्या होता है वो चतुर्भुज होता है, दोनों सेम है और उन सबको ले जाके हमारी फलकें जोड़ रही हैं। तो आप जान लीजिए घन घनाभ भी एक प्रकार का प्रिज्म ही है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये त्रिभुजाकार है। तो मैं अगर पूछ दूं कि घन या घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो देखिए नीचे चतुर्भुज है तो 4 शीर्षीय, ऊपर 4, बीच में कुछ होगा नहीं, तो 4 4 8 होगा। वैसे ही त्रिभुजाकार होगा, ये चतुर्भुज की जगह त्रिभुज बन जाए तो नीचे 3 होगा, ऊपर 3 होगा, कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप। आकृति कैसे बनेगी, कुछ इस टाइप से ऐसे बना लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए बस, ठीक है। तो ये शीर्ष 1 2 3 4 5 और 6, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा अगर इसी जो ट्रेंगुलर जो ये फ्लोर है इस पे अगर पिरामिड बनाया होता तो क्या होता, ये जाके किसी एक शीर्ष पे सब मिल जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तब कितना होता, 4 शीर्ष हो जाते। इतनी बात क्लियर हो गई, तो आप इसको अच्छे से समझ हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर हो गया, सॉरी इसका आंसर हो गया, प्रिज्म की बात किया है तो 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप समझ गए होंगे, हाँ ठीक है। 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर कितने की दर से, तो कितने प्रतिशत हान होगी, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं रुपए और यहां लिख लेते हैं बनाना, ठीक है। यहां आर लिख ले रहे हैं कितने रुपए और यहां बनाना, ठीक है। तो सीपी की बात करें तो सीपी क्या कह रहा है कि 10 रुपए में, 10 रुपए की बात कर रहा है, कितने केले, 6 केले, ठीक है। तो एसपी में क्या कर रहा है, यानी सेल कैसे कर रहा है, 6 रुपए में 4 केले, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर लें कि सीपी 60 रुपए हो गया और एसपी 24 रुपए हो गया और कैलकुलेट कर लें, नहीं, क्योंकि खरीद कितने केले रहा है, 6 केले, और बेच कितने रहा है, 4 केले। तो हमें पहले केलों की संख्या को बराबर करना पड़ेगा, बनाना, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हमने 4 चीजें खरीदी तो हम 4 ही चीजें बेचेंगे तभी हमें एक्चुअल पता चल पाएगा, ठीक है। ये कि 4 चीजें खरीदी और 3 चीजें बेच रहे हैं तो हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो देखिएगा केले की संख्या ये 4 6 है, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा।
तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से करेंगे क्योंकि बराबर करने के लिए एलसीएम 12 है, 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। तो अब हमारा नया आ गया क्या, 20 आ गया, और केले कितने हो गए, 12। अब केलों की संख्या बराबर 18, ठीक है, केलों की संख्या बराबर है, तो खरीद रहा है 20 रुपए में, बेच रहा है 18 रुपए में, तो हानि तो हुई। और प्रतिशत लॉस का मैंने फार्मूला बताया था, या किसी भी परसेंट निकालने, 100 क्या पूछा गया है, लॉस पूछा गया, कितने रुपए, 2 रुपए, ठीक है। और किससे कंपेयर कर रहा है, तो कभी भी एसपी से कंपेयर करेगा। 9, एक मिनट रुक जाइए, ये हो गया, हाँ सीपी 20 हो गया और एसपी 18, तो 100 इंटू 2, सीपी 20 है, याद रखिएगा, सीपी से कंपेयर कर रहा है, सीपी कितना है, 20 है, ठीक है। ये हमारा ये है 20, तो आया 10%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, जैसे हमने बनाना लिखा, कितना लिखा इसको, 10, 6 और 6, 4, ठीक है, ठीक है। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सीपी को, ठीक है, और एसपी इस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 40 होगा, जानना जरूरी है, 36, तो सीपी 40 हो गया, ये 36 हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 ग्राम, इसके बारे में मैं आपको पहले भी क्लासेज में बता चुका हूं कि एक फार्मूला मैंने बताया था, किलो हेक्टो डेका मीटर वाला, ठीक है, वहां से भी जा सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे जा सकते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं फिर से, इससे आप किलो हेक्टो डेका, और यहां कोई भी यूनिट होगी, मीटर होगा, लीटर होगा और ग्राम होगा, ठीक है, किलो हेक्टो डेका मीटर, देसी, सेंटी और यहां मिली, ठीक है। यहां पूछा है 1 ग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम में कितने केजी होगा, ठीक है। तो ग्राम कहां है हमारा, यहां है, 1 ग्राम, पीछे जा रहे हैं तो कम होगी यूनिट, 1, 0, 0 और यहां पॉइंट, या फिर 1/1, कितना पीछे, 1, 2, 3, मतलब मैं बता चुका हूं इसके बारे में, या आप जानते भी होंगे। तो 1 ग्राम कितने के बराबर, 1/1000 केजी, ठीक है, या केजी, ये तो बात सही है, ये भी हो जाएगा आपका आंसर, ये भी सही है। और दूसरा, इसको 10 की पावर 3 लिख ही सकते हैं आप, ठीक है, तो ये भी सही है। ये क्या, ये है नहीं, ये तो 3 जीरो है, जबकि 2 जीरो पहले, आप यहां देखिएगा 2 जीरो पहले, ये 3 जीरो पहले, ये नहीं, एक ये हो ही नहीं सकता, तो हमारा ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कुछ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, को प्रतिशत के रूप में लिखो, ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का मतलब मैंने बताया क्या, 1/100 प्रतिशत, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो जैसे मैं बोलूं, क्वेश्चन है हमारा, जैसे अगर बोला जाए 400% को न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करो, तो क्या हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, 400 और प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100, तो ये 4 के बराबर हो गया। अच्छा, इसका अपोजिट आ जाए कि 4 को तुम परसेंट के रूप में लिखो, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, 400 गुणे 100%, ठीक है। देखिए 4 को हम क्या कर रहे हैं, 100 और प्रतिशत का मतलब 1/100, उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस प्रतिशत में हम बदल रहे हैं। तो प्रतिशत का साइन जब भी बनाएंगे किसी न्यूमेरिक वैल्यू में, 100 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये हो जाएगा 400। बस इतना समझ गए तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसको हमें बनाना है प्रतिशत के रूप में, ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आइए पहले इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। प्रतिशत में बनाना है तो गुणे 100 करेंगे और तब प्रतिशत का साइन लगाएंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। क्योंकि प्रतिशत का मतलब फिर ये 1/100 होगा, यानी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बस हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 गुणे 1/100 गुणे 100%, बात क्लियर, 100 से कट गया, कितना आ गया, ये कितनी बार, 10 इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, या ये 1/100% भी आ जाएगा, तो देखिएगा 0.01% ये भी सही है, और 1/100 यहां परसेंट होगा एक्चुअली, ठीक है, नहीं ये परसेंट नहीं दिया, यहां दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा और डी हो जाएगा 1/100%। बात क्लियर हो गई, ए और डी किसमें है, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्या आपने सीखा कि जब हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू को परसेंट के चिन्ह के साथ बताना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके यूज करेंगे, और 4% को न्यूमेरिक में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करके उसको न्यूमेरिक में चेंज करते हैं, ठीक। आइए, दो संख्याओं का ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्या है कि दो संख्याओं का अंतर a - b है,
वो कितने के बराबर है? 5 के, ठीक है। और गुणनफल है आपका 36, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं तो उनके विक्रमों का अंतर डिवाइड कर दीजिए सीधे सीधे। इक्वेशन 1 और 2 को हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस 1/a इक्वल टू सीधा सीधा 5/6 आ गया आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये कई बार हम लोग ऐसे करते हैं, 36 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 18 2 9, तो 2 गुणे 3 इससे हम 2 निकाल लेते हैं। तो देखिए 9 आया और ये 4 आया, दो ऐसा डिजिट बनाते हैं जिनका डिफरेंस 5 हो, ठीक है। तो 9 में से 5 जाए तो a की वैल्यू आप 9 रख सकते हैं और b की वैल्यू 4 रख सकते हैं, और a बाई बी माइनस 1/a में आप रख के भी निकाल सकते हैं। तो कभी कभी ये भी यूज होता है। यहाँ तो डायरेक्ट आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए, कमरे की लंबाई को इतना घटाया गया, चौड़ाई को इतना परसेंट घटाया गया, जबकि ऊंचाई को इतना परसेंट बढ़ाया गया, आयतन में परिवर्तन। सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं। लंबाई की बात करें, 10% क्या किया गया है? लंबाई को घटाया गया है, ठीक है। चौड़ाई को क्या किया गया है? 20%, इसको भी घटाया गया है, हाँ? और ऊंचाई को 5% बढ़ाया गया है। हाइट को क्या किया गया है? 5%। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं परसेंट को, -1/5, 20/100 ये लिख सकते हैं। और 5/100 1/20 के बराबर होगा, है ना। इसको बढ़ाया गया, ठीक है। तो क्या हम ये मान लें कि लेंथ जो है एल जो है इसको यहां लिख लेते हैं। एल जो है 10 से क्या कर दिया गया है? 9 कर दिया गया है, ठीक है। ओरिजिनल से 1 घटा दिया गया है। और आपका ब्रेथ यानी जो चौड़ाई है ये भी 5 से 4 कर दी गई है। और हाइट क्या कर दिया गया है? 20 से 21 कर दिया गया है, ठीक है। तो 20 25 1000 ये हो गया, और ये आ गया 36 को 21 से मल्टी 21 छक्का 126 12 21 3 63 2 65 10 75, ठीक है। 756 1000 से क्यों हमने मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आयतन की बात कर रहा है। तो आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, वही क्या है। दोनों तरफ अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 में आ गया, ठीक है। तो 100 से 75.6 आ गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 24.4%। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या किया हमने? सारी टर्म कंडीशन 1000 आया, तो हम जब भी परसेंट की बात करते हैं 100 से तुलना करेंगे। तो 100 से तुलना किए तो 100 से 75.6 आ गया। कितना कमी आई? तो 24.4% की कमी आई। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कमरा है जिसमें इतने लंबे और इतने चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वर्गाकार जो है टाइलें लगाई जा रही हैं हमारे फर्श पे, ठीक है। तो ये पूछा है कि वर्गाकार टाइलें नहीं लगानी, वर्गाकार टाइलों की संख्या न्यूनतम हो। तो मार्केट में जाएंगे, अगर न्यूनतम लगाना होगा तो ऐसी टाइल खरीदेंगे जो ज्यादा से ज्यादा उसका डायमेंशन हो, तभी तो कम से कम लगेंगी, ठीक है। 1517 आया तो हम लिख सकते हैं लेंथ उसका जो है 1517, एक किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 15 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो तो 1517 हो गया। तो उसका उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 902, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यही हमारा है, ठीक है। तो हमें वर्गाकार टाइलें ऐसी ही लगाएंगे, वर्गाकार टाइलें कि जो लगाते जाए तो इसको भी पूरा कवर कर लें, ठीक है। और इसको भी पूरा, छोटी हो ना बड़ी हो, ठीक है। तो क्या करेंगे? वर्गाकार टाइलें, और ये वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होनी चाहिए? वर्गाकार टाइलों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसका डायमेंशन मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डायमेंशन के लिए एचसीएफ की तरफ जाते हैं, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है? जो डिवाइड कर देता है दोनों को, ठीक है। तो अगर डिवाइड कर देगा तभी तो ये पूरी तरीके से इसको भी कवर कर लेगी, इसको भी कवर कर लेगी। यानी जो भी इसकी 1517 है और 902 है, तो अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो डायमेंशन में मैक्सिमम भी होगा और दोनों को डिवाइड भी कर देगा, यानी ये बड़ा छोटा नहीं होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। आप भाग विधि से एचसीएफ इसका निकाल लीजिएगा, 902 1517, ठीक है। एक बार ही जाएगा 902, ठीक। फिर इसमें करेंगे, एक बार फिर जाएगा, यहां बच्चा 2, फिर 2 बार जाएगा ये, और 200 इसको काट, तो आ गया हमारे पास क्या? 41 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो वर्गाकार न्यूनतम संख्या कितनी होगी? नंबर, ठीक है। तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना है फर्श का? ये है। और ये वर्गाकार टाइलें हैं तो ए स्क्वायर होगा, 41 × 41। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 41 से जब इसको
यहाँ किए ही हैं, ठीक है, करिएगा। 41 से कम 41 दूना, ठीक है, 41 दूना 2 कम 2, 2 चौके 8, 82 हुआ, ठीक है। और यहाँ डिवाइड कर लीजिए आप आराम से, ठीक है। यहाँ आया तो 22 बार जा रहा है ना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको फिर इससे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 814, ठीक है। डिवाइड कर लीजिए आप, करना है 1517 को, ठीक है, तो 3 बार जाएगा, ठीक है। 7 और किया ही हमने, 7 बार जाएगा तो 37, 22 7 154, हासिल 15, 22 66, 5 1 71, 10 81, ठीक है, हमारा आंसर आएगा ये। देखिए इकाई के अंक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ज्यादातर डिजिट जो होते हैं उनकी जब पावर करते हैं तो 4 के बाद रिपीट होने लगता है, ठीक है। जैसे 6 की पावर करें तो हर बार सेम होगा, ठीक है, और सब 4 की पावर करें तो 2 बार में सेम आने लगता है। तो ऐसे करके मैक्सिमम जो है 4 के बाद रिपीट करना लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी पावर रहेगी, देखिएगा इकाई का अंक निकालना है तो हमें इकाई से मतलब है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा भाई, 3 आएगा, 27 यानी 7 आएगा इकाई का अंक, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं बोलूं 3 4 2 6 1 9 8 3, इसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो डिविजिबिलिटी का ही रूल लगाते हैं। जैसे 4 से डिविजिबिलिटी के रूल के लिए क्या देखते हैं कि आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, तो रिमाइंडर के लिए भी आखिरी के 2 में हम डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचेगा 83 को 4 से भागा देने पर जो रिमाइंडर वही होता है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा आगे आइए, एक भिन्न को 20% हर को इतना परसेंट 3/5 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए भिन्न के अंश को मान लीजिए पी बटा क्यू के रूप में हम लोग लिखते हैं, तो अंश को कितना 20%, 20% यानी 20% बढ़ाया यानी 120% किया उसको, बात क्लियर हो गई। और हर को 25% बढ़ाया यानी 125% कर दिया, इक्वल टू क्या है भाई 3/5, परसेंट कट गया। अब इधर हम लोग कर लें तो 5 25, फिर 5 से अगर करें 5 25 24 5 120, ठीक है। तो पी बाई क्यू हो गया 5 से मल्टीप्लाई हो गया और 3 से ये भी कट गया, 3 8 24, 5 उधर चला गया 8 इधर आ गया, तो 5/8 हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन से भी जा सकते हैं लेकिन चूंकि सिंपल था इसलिए ऐसे बता दिया। अच्छा 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि हम आखिरी के 3 डिजिट देखते हैं। जैसे देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आखिरी का 1 डिजिट देखते हैं, तो इस 4 यानी 2 का स्क्वायर है, तो इसके लिए रूल क्या होता है आखिरी का 2 डिजिट, लास्ट डिजिट, ठीक है। तो अगर 8 आया तो आखिरी का 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो कुछ भी पूछ सकता है, अगर हमसे पूछे कि 16 तो आखिरी का कौन सा डिजिट देखेंगे 4, अगर हमसे पूछे 32 तो आखिरी का 5 डिजिट देखेंगे। इतनी बात, केवल दो से ही हम आगे जाते हैं। जैसे अगर 5 से पूछता है तो आखिरी का लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं, वैसे अगर 25 से पूछे 5 स्क्वायर आखिरी का 2 डिजिट, अगर 125 से कहे तो आखिरी का जितनी पावर आती है उतने डिजिट देखते जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखते हैं आखिरी 8 से है 2 की पावर 3 यानी आखिरी 3 डिजिट देखेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं हो पाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक। आखिरी का 3 डिजिट देखेंगे, 240 देखेंगे, यहां इसको देखेंगे, ठीक है, यहां इसको देखेंगे, यहां इसको देखेंगे, तो क्या हो जाएगा पहला और तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। आगे चलते हैं हम। पाइथागोरस ट्रिक जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए पाइथागोरस क्या होता है, इस बड़ी संख्या जो होती है वो अन्य संख्याओं की, अगर हम बड़ी संख्या को अगर बड़ी संख्या को सी लेते हैं तो अन्य 2 संख्याओं के इस बड़ी संख्या का स्क्वायर जो हो गया अन्य 2 संख्याओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसको देखें तो इसमें 6 छोटा है ही नहीं, ऐसे ही हट गया। 8 9 10, 10 का स्क्वायर 100, 36 का 6 आ जाए, अच्छा अगर इकाई वाला अंक देखें तो 8 से 14 ये होगा ही नहीं, ठीक है। इसकी बात करें 289 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 15 225 और 8 8 64, 225 और 64, जैसे इसको हम बात करें तो 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर है, ठीक है। कर लीजिएगा 289 इक्वल टू 64 प्लस 225 आ रहा है, तो सीधे हमारा आंसर ये होगा। अगर इसकी बात करें तो हम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इकाई का अंक भी देख सकते हैं, ठीक है।
लास्ट डिजिट दे सकते हैं। जैसे देखिए बड़े का अगर हम करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 28 64 इकाई का अंक 4 होगा, प्लस ये 16 6 हो जाएगा, ये इकाई का अंक 0 आ रहा है 4, इसका इकाई का अंक 4 है, बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। अच्छा ये भी पेयर बना रहा है लेकिन 8 सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, यहाँ 6 दे दिया इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है? ठीक है, जोड़ते हैं, अगर दिए गए किसी संख्या के सारे डिजिट का सम 9 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे ये है, जोड़िएगा 4 1 5 7 5 12 12 8 20 20 प्लस जेड हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो ऑप्शन रखते जाइए, 23 नहीं होगा, 7 जोड़ेंगे जेड की जगह तो 20 27 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये। यहां देखिएगा इस रूप में है तो हाँ, तो 2160 का सबसे पहले तो हम गुणनखंड निकालेंगे भाई, सीधी सीधी बात है। 108 गुना 216 2 270, फिर 2 से करेंगे, 5 से कर देते हैं, 5 दूना, फिर 3 का पावर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया 2180 इक्वल टू 2 की पावर कितना आ रहा है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, और इसको कंपेयर किया है किससे 3 की पावर ए। अच्छा हाँ, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई 4, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, और सी की वैल्यू हो गई 1। अब उसमें रख दीजिए 3 की पावर ए यानी 4, 2 की पावर माइनस बी तो 2 की पावर माइनस बी माइनस 3 इंटू 5 की पावर माइनस सी की वैल्यू -1, तो ये हो गया 81, और इसकी वैल्यू होगी 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 1/8 हो गया, ये 1/5 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 81/40 इसका आंसर होना चाहिए। कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 4 64 है यानी 4 का पावर 3 किया है, यहां ले जाने के लिए 4 की पावर 3 किया है। ठीक है, यहां से यहां लाने के लिए 2 की पावर 3 किया है, फिर इसको पकड़ के यहां लाने के लिए 3 की पावर 3 किया, यानी सबका क्यूब कर रहा है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1। ये बात क्लियर हो? ठीक है, यहां एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है लेकिन होगा 1 ही। ठीक है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है आयत चित्र के द्वारा, से अधिक संचयी वक्र के द्वारा, से कम संचयी वक्र के द्वारा, आवृत्ति बहुभुज के द्वारा। तो देखिए आयत चित्र एक ऐसा होता है, चित्र ऐसे बनाया जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, यहां होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, यहां क्लास होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है चित्र, तो इसमें ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो सीधी सीधी बात है, फ्रीक्वेंसी है क्लास है, तो बहुलक क्या होता है कि जो किसी भी बंटन में किसी भी डेटा में सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है, तो उसको सबसे अच्छे से बताया जा सकता है आयत चित्र के द्वारा। अब एक बात याद रखिएगा, आवृत्ति बहुभुज की भी से भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो उतना सिंपल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आयत चित्र द्वारा, क्योंकि आवृत्ति बहुभुज में क्या करते हैं, बस इसका मिडिल पॉइंट लेते जाते हैं और इससे एक आकृति बना देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, से अधिक संचयी वक्र और से कम संचयी वक्र में क्या होता है, से अधिक संचयी वक्र और से कम वाले में हम लोग उसका यूज करते हैं माध्यिका निकालने के लिए, जैसे इस टाइप से कुछ हो। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट हो, यहाँ उनके नंबर हो, तो से कम से अधिक से इसमें भी ऐसे ही बनता है, बस इनका कितनी हो जाएगी ए बी हो जाएगी, तो इन सबको आपस में जोड़ देंगे, 2a + b + c = k
ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी से कट जाएगा, ए इक्वल टू, इतनी बात क्लियर हो गई, ए इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका बहुत बहुत अलग भी होती है चीजें भी, कभी भी के निकालना हो तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस सी प्लस ई, ये सार्टिक होता है, बी प्लस डी प्लस एफ करेंगे वही आ जाएगा, सेम बात हुई, दोनों के कैलकुलेशन में सेम ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कोई, तो देखिएगा ये हमने गलती से जो है 125 लिख दिया था, ये 1 ही है, तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तब तक हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये ठीक है। चार हमारे सामने डायमेंशन दिए हैं, बोल रहा है कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं किन्हीं तीन को लेके, इतनी बात क्लियर हो गई। चार है तो 4C3 यानी हमारे हम चार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वैसे देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, इन तीनों को अगर देखते हैं तो बन पाएगा 4 1 5। क्या नियम होता है, हमने बताया था कि त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो कौन सा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए हम कभी भी दो छोटी को जोड़ लेंगे, अगर वो जो दो छोटी अगर बड़े वाले से छोटा ही रह जाते हैं तो संभव नहीं है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इनको अगर करेंगे तो दो छोटे को जोड़ेंगे तो ये तो संभव नहीं है, फिर ऐसे ही इनका इनका और इनका कर लेंगे, ये भी संभव नहीं लग रहा है, ठीक है। वैसे ही इन तीनों को करेंगे, 5 4 9, ये बड़ा हो जा रहा है, 4.2 5.9 और 8.1 को करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 4 9 ये कभी भी इससे बड़ा होगा, ठीक है। वो एक मिल पा रहा है और कोई मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको 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 कर लिए, अच्छा इसको 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 कर लिए, अब और कोई भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है, यही एक संभव, और सारे छोटे पड़ जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा एक ही बना। अच्छा इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए ना कि, तो ध्यान दीजिएगा हमारे सामने दो कंडीशंस हैं और दोनों की जो इक्वेशन की जो है वो वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मैं दोनों से बता देता, लेकिन कभी भी आप इसको ऑप्शन से सॉल्व किया करिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, हर जो है अंश के दो गुने से एक अधिक है, जैसे हम 4/9 का अगर, तो इसका जो है हर अंश से 4 गुना 8, ये बात सही है। इसका जो अंश है हर है वो अंश के दो गुने से एक अधिक है, ये बात सही हो रही। और अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर 4 2 6 और 6 1 मिल रहा है, तो पहला ही ऑप्शन ऐसे क्लियर होगा। वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या है, ये 5 है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई, ये बात सही है अधिक है, लेकिन जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 2 2 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे घटाएंगे तो 5 में से 3 जाए, ये नहीं हो पाएगा। ऐसे ही सबको सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो वैसे भी मैं कर सकता हूं, देखिए भिन्न का P/Q अगर मान लेते हैं तो भिन्न के हर के बारे में बात हो रहा है, Q इक्वल टू अंश के 2 गुने से एक अधिक है, और दूसरा कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर हमें 1 मिल जा रहा है। तो P+2 फिर ये गुणा कर देंगे, Q-3 हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो Q माइनस P इक्वल टू 3 को इधर लाएंगे 5 हो जाएगा, और एक इक्वेशन हमारे सामने ये रहा Q माइनस 2P इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व कर देंगे, P की वैल्यू निकालेंगे, आपका जो है P 4 आएगा, Q 9 आएगा। इसको हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, कम समय लगेगा, ये देखिएगा। अच्छा ये बोर्ड मास का क्वेश्चन, पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का को सॉल्व करते हैं, फिर डिविजिबल डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, तब सब्ट्रैक्शन करते हैं। और देखिएगा, और ब्रैकेट में भी यहाँ ब्रैकेट का ही क्वेश्चन है, ब्रैकेट में सबसे पहले किसको करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे, बार, फिर किसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे छोटा स्मॉल वाले को, ठीक है, और उससे नीचे कर्ली ब्रैकेट यानी मझोला पुस्तक, फिर उससे नीचे करते हैं सबसे लास्ट में बड़े, चलते हैं यही पे हम लोग सॉल्व कर ले। क्या है, -9 -8 प्लस 27, अच्छा ये डिवाइड बार है तो बार को पहले सॉल्व कर लेंगे, 13 में 7 जाए 24 डिवाइडेड बाई 6 -8। अब ये छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कर्ली को बाद में करते हैं, तो ये 4 आ गया, -9 माइनस ये क्या हो जाएगा, 8 में से -4 होगा, और बाहर आके माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू -5। नेक्स्ट देखिए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे है, एससीएफ बहुत सिंपल।
एलसीएम आपका है 8 का। एचसीएफ पहली संख्या ए है, यानी फर्स्ट नंबर हमारा हो गया ए, सेकंड नंबर हो गया 8। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ वाले फार्मूले को फिर यहाँ अप्लाई कर देंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर एलसीएम कितना है भाई? एचसीएफ है, एलसीएम है 4 इक्वल टू पहला नंबर एक नंबर हमें पता है, पहला नंबर पता करना है, लेकिन दूसरा 8 है। ए इक्वल टू हो गया 12। बहुत तरीके हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है। बाकी आप ये भी ऑप्शन रख के भी, जैसे 10 रखेंगे तो 10 8 का क्या एचसीएफ 4 आ रहा है, ऐसे कर करके भी आप कर सकते हैं। फिर एलसीएम चेक करेंगे, वो लंबा होगा। सिंपल क्वेश्चन तरीके से। इसी आयताकार खेल का विकर्ण इतना है, परिमाप इतना है, तो खेल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, बना लेंगे। इसका विकर्ण बोलना है 70। ए बी सी लंबाई को एल मान लीजिए। सीधी सी बात है, बीडी की वैल्यू दी है। अच्छा, ये 90 डिग्री बनता है, तो आप जानते होंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। परिमाप क्या होता है? 2l + b = कितना दिया हुआ है? 46। यही परिमाप होता है। तो l + b की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई? अच्छा, यहाँ ये पाइथागोरस लग सकता है। 17 का स्क्वायर = l² + b² लिख सकते हैं। एक हमारे सामने ये मिल गया, ये मिल गया। अब बताइए, इस पे a + b का होल स्क्वायर अगर हम लगा देंगे तो l² + b² 2lb आ जाएगा, और हमें चाहिए ही वही lb चाहिए। क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया, एरिया lb, यही हमें चाहिए। देखिए यहाँ लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² 2lb, और ये हो जाएगा 529 होता है, मैंने क्या किया। l² + b² की वैल्यू कितनी है हमारे सामने? ठीक है, इतना 289 है। तो l² + b² को हम लोग 289 लिख लें, +2lb लिख लें, इक्वल टू 500। तो lb की वैल्यू कितनी होगी? lb को 529 - 289 अपान 2 हो जाएगा। 4 में से 2 हो जाएगा, 2 अपान 2, 120 मीटर। क्या हमने किया? एक कंडीशन यहाँ से उठा ली, एक कंडीशन ये दी हुई है, एलबी का मान निकालना है। इसमें हम a + b का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, वहां से ला दिए एलबी की वैल्यू। एलबी ही चाहिए। फिर से एक तरीके से ब्रैकेट की तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। 2 की पावर -1 -1। एक बात याद रखिएगा, पहले छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, मझोला क्वेश्चन बचा रहे, -1 रहेगा। तो a का पावर मैंने बता चुका हूँ, तो 1/a का पावर n लिख देते हैं। ऐसा पहले ने भी किया हमने, 2 की पावर -1 को 1/2 लिख दिया, तो इसको क्या लिख देंगे? 2 आएगा। इसमें कंडीशन अभाज्य, दो अभाज्य होता है कि नहीं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो ये बात सही है। सम है कि नहीं है? बिल्कुल है, सम भी है। 2 का गुणज भी है। विषम है? नहीं, विषम नहीं है। 2 विषम का होता है, तो डेफिनेशन ही होती है जो 2 से डिवाइड हो वो सम होगा। ये नहीं होगा। क्या होगा? a b और c, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 अभाज्य का योग अभाज्य होगा। जरूरी तो नहीं है, देख लीजिए। अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं, 2 3 5 7, समझाने में आसानी होगी। 11 13। अब जरा यहाँ देखिएगा, अगर 2 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9। 9 भाज्य है कि अभाज्य? 9 भाज्य है, क्योंकि हम भाज्य की डेफिनेशन क्या होती है? भाज्य की डेफिनेशन होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। इतनी बात क्लियर हो रही है? 9 का क्या है? 9 1 भी है, 9 भी है और 3 भी है, 2 से अधिक फैक्टर है, तो ये भाज्य होगा। ठीक है, तो 2 अभाज्य का योग भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर 2 3 को जोड़े तो 5 होगा। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो भाज्य भी हो सकता है। हमेशा ये नहीं हो सकता है ना, तो ये तो बात गलत है। भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ये पूछा है कि भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो अब एग्जांपल ले लीजिए ना भाज्य संख्याओं का, क्या वो, तो अभी हमने 9 बताया, 9 क्या विषम भी है और भाज्य भी है, अभी बताया मैंने, और भाज्य भी है। तो बात बिल्कुल सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? मैंने बताया रखा है, 2 है। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है। ठीक है, 1 का केवल 1 फैक्टर है, वो 1 है। ये बात क्लियर हो रही है? तो 1 तो हो ही नहीं सकता। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं, 2 सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो गलत ये भी हो गया, गलत ये भी हो गया, सही एक मार्क हो जाएगा। एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का योग इतना है, तो भुजाओं की संख्या है। एक बात
ए अंतःकोण, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर x मानते हैं इसको y मानते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं x प्लस वाई 180 के बराबर। और दूसरा क्या बोल रहा है, ये कंडीशन दे रखा है, ये तो हमने रैखिक युग्म से बनाया, इसका अंतःकोण x हो गया, ये y हो गया, तो रैखिक युग्म बनेगा तो x प्लस वाई। दूसरा कह रहा है x माइनस वाई अंतःकोण माइनस बाह्य कोण का अंतर जो है 60। बात क्लियर हो? x की वैल्यू कितनी होगी 240 बटे 2 120 और y की वैल्यू कितनी इसमें से घटा है। कभी भी याद रखिएगा x प्लस वाई x माइनस वाई के टर्म में आए ना, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का योग बटे 180, x की वैल्यू जो है 180 प्लस 60 बटा 2 होता है और y जो होता है 180 माइनस 60 बटा 2, तो 120 और 60 आ गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कभी भी कितना होता है 160। बहिष्कोणों का योग यहाँ देखिए का योग कितना होता है 360। प्रत्येक कोण कितना होगा 360 बटा जो एंगल होगा, वो एंगल कितना आ रहा है, ये 120 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है, तो 6 भी हो सकती है भुजाएं और 3 भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है 6 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, जो होगा वो होगा। दोनों तो आंसर में होता तो दोनों ही होगा, 6 है, बात क्लियर होगी। याद रखिएगा, हमारे सामने ऐसे भी हम कर सकते हैं, जो डिफरेंस दिया था बाह्य और बाह्य माइनस आंतरिक का, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, बाह्य जो एंगल होता है वो कितने के बराबर होता है, इसके बराबर होता है माइनस, और ये n माइनस 2 बटा 180 बटा n के बराबर होता है, और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा था 60 दे रखा था ना, 60 n को सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा, उस थोड़ा शॉर्ट पड़ता है इसलिए मैं ठीक है। एक सरल रेखा में बिंदु क्या होता है, बिंदु स्पेस में कोई ऐसा लोकेशन होता है जिसकी ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है, तो एक सरल रेखा है, तो बिंदु कितने होंगे, चौड़ाई कुछ है ही कहीं भी अनगिनत हो सकते हैं, इनफाइनाइट होंगे, याद रखिएगा इनफाइनाइट होंगे। और लाइन सेगमेंट भी आ जाए ना, रेखा खंड भी आ जाए तब भी अनगिनत होंगे, कुछ भी आ जाए अनगिनत होंगे भाई, सर्कल आएगा वो भी अनगिनत होंगे, कोई भी बहुभुज हो जाए तो अनगिनत ही होंगे, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो ही नहीं सकती, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप परीक्षागंज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे हमेशा जुड़ते रहें, हमें मोटिवेट करिए ताकि हम अपने इस चैनल को बहुत आगे ऊंचाई की तरफ ले जाएं।